नमस्कार दोस्तों, एनालिटिकल लेजिस्लेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इजराइल और यूएई की दोस्ती के मायने आखिर हैं या फिर क्या, और ईरान की राह कैसे मुश्किल होने वाली है इस दोस्ती की वजह से। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी बता सकते हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, अन्य सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स दिए गए हैं। आप इन लिंक के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव या आपका कोई भी प्रश्न है तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल के जरिए हमसे पूछ भी सकते हैं। दोस्तों समझौता जो हुआ है वो एक अरब देश है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और दूसरा इजराइल, इन दो देशों के बीच में यहाँ पर हुआ है। इजराइल और जो संयुक्त अरब अमीरात के बीच में समझौता हुआ है, इसको एक ऐतिहासिक समझौता बताया जा रहा है और इसे अब्राहम समझौते के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों अगर इस समझौते के अंदर की बात की जाए तो समझौते में इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपने कब्जे वाले हिस्सों की विवादास्पद योजनाओं को निलंबित करने पर यहाँ पे सहमति जाहिर की है। मतलब जो वेस्ट बैंक में इजराइल की विवादास्पद योजनाएं चल रही थी उसको निलंबित करने के लिए वो सहमत हुआ है यहाँ पे। दोस्तों अगर इस समझौते की हम बात करें यहाँ पे तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसको एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि यूएई केवल तीसरा अरब देश है और खाड़ी में पहला जो इजराइल को मान्यता देता है। मतलब इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता यहाँ पे यूएई जो दे रहा है वो जो खाड़ी में पहला है, और अगर अरब में देखा जाए तो तीसरा देश है यहाँ पे। दोस्तों अगर यहाँ पे हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र के हिसाब से यह क्षेत्र के सुन्नी अरब राज्यों और यहूदी बहुल इजराइल के लिए अपने सामान्य दुश्मन सिया ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो दो देश हैं इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों देश मिलकर अपने इनका जो दुश्मन है सिया, यहाँ पे सिया धर्म के लोग, मतलब सिया वर्ग के लोग रहते हैं ईरान के अंतर्गत, तो उसके खिलाफ ये मजबूती के साथ संयुक्त रूप से खड़े हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ था। उससे स्वतंत्रता के बाद यह तीसरा समझौता हुआ है किसी अरब देश के साथ। मतलब इसमें इजराइल और अरब शांति समझौता बताया गया है इसको, क्योंकि इसमें इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने समझौता किया है। इससे पहले जो समझौते हुए हैं, जिसमें पहला समझौता मिस्र के साथ हुआ था 1979 में, और दूसरा समझौता जॉर्डन के साथ हुआ था 1994 में। दोस्तों तो ये दो समझौते इससे पहले हो चुके थे। यहाँ पर इस समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, उन्होंने ट्वीट किया है, ह्यूज ब्रेक थ्रू टुडे, हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन आवर टू ग्रेट फ्रेंड्स इजराइल एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात्स। उन्होंने इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला भी बताया है। उन्होंने कहा है ये एक ऐतिहासिक जीत है और दो दोस्त महान देशों के बीच में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात का एक अच्छा समझौता यहाँ पे उन्होंने बताया है। अगर विवाद की यहाँ पे दोस्तों बात करें हम, तो विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद वेस्ट बैंक पे जॉर्डन ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। दोस्तों हुआ क्या, फिर इजराइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की संयुक्त सेना को हराकर वेस्ट बैंक को अपने क्षेत्र में वापस मिलाया। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि वेस्ट बैंक में बनाई गई यहूदी बस्तियों को लेकर इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच एक विवाद बन रहा है। वेस्ट बैंक की एक छोटी सी जमीन जो है उस पर 30 लाख लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिनमें 86% जो लोग हैं वो फिलिस्तीनी हैं और 14% जो लोग हैं वो इजरायली बस्तियाँ हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे मोस्टली अधिकतर इजरायली जो बस्तियाँ हैं वो 70, 80, 90 के दशक में बसाई गई थी, लेकिन बीते 20 सालों में इनकी जो जनसंख्या है वो दोगुनी हो चुकी है। वहीं फिलिस्तीनियों का यहाँ पे यह कहना है, फिलिस्तीनी मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक, जिनपे फिलिस्तीनियों का कब्जा है, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी को मिलाकर अपना एक देश बनाना चाहते हैं। फिलिस्तीनी वर्ग के लोग जो हैं वो वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी को मिलाकर खुद के एक देश बनाने की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। दोस्तों आप इस मैप को देखिए, इस मैप के जरिए आपको पता चलेगा कि वेस्ट बैंक इजराइल में कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये वेस्ट बैंक है जो इजराइल के अंतर्गत स्थित है। वेस्ट बैंक की अगर लोकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों या पश्चिमी है जो, या पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागरीय तट के पास का एक भूभागीय क्षेत्र है। ये आपका ये भूमध्य सागरीय है, इसके तट का ये भूभागीय यहाँ पे क्षेत्र है जो पूर्व में जॉर्डन से और ग्रीन लाइन से अलग करती है। मतलब जो जॉर्डन ये देश आपका है, पूर्व में इसका जॉर्डन देश है, और यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है जो वेस्ट बैंक को
जॉर्डन से यहाँ पे अलग करती है। अगर इसके उत्तर और दक्षिण और पश्चिम में बात की जाए, जो इजराइल का क्षेत्र है, जो ये वाला आपका देख रहे हैं, जो इसके उत्तर दक्षिण और पश्चिम में ये इजराइल का यहाँ पे क्षेत्र दिखाया जा रहा है दोस्तों। अब इसकी हम बात करें कि इसके समझौते से क्या विदेश नीति की जीत होगी यहाँ पर, तो यहाँ पे एक बयान आया है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। उनका कहना है कि उन्होंने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन इस योजना से जुड़े दस्तावेज उनकी मेज पर रखे रहेंगे। मतलब उनका कहना है कि उन्होंने जो उनकी योजनाएं वेस्ट बैंक में चल रही थी, उन्होंने यहाँ पे कुछ समय के लिए रोक दिया है, लेकिन इस जो इनके से इस योजना से, मतलब जो यहाँ पे योजनाएं चल रही थी, इस योजना से जो दस्तावेज जुड़े हैं वो उनकी मेज पे हमेशा रखे रहेंगे और इन फ्यूचर वो इस पे बात कर सकते हैं दोस्तों। तो मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस योजना को स्थगित किया गया है, क्योंकि इन फ्यूचर में इस पे बात की जा सकती है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो ऊर्जा, जल और पर्यावरण संरक्षण समेत कई अन्य क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर काम करेंगे और साथ ही इजराइल कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने में यूएई के साथ सहयोग करेगा। तो मतलब नेतन्याहू का ये बयान आया है, उनका यहाँ पे कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर वो ऊर्जा, जल और पर्यावरण संरक्षण समेत कई अन्य क्षेत्र भी हैं जो उसके साथ मिलकर वो काम करेंगे, और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस जो ऑलरेडी फैल चुका है ऑल वर्ल्ड में, जिससे काफ़ी लोगों की जाने जानी है, उसके साथ वो वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की बात उन्होंने यहाँ पे यूएई के साथ की है दोस्तों। यहाँ पे विश्लेषकों का विचार आ रहा है कि इस समझौते का मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए क्या विदेश नीति की जीत हो सकती है, क्योंकि जो नवंबर में फिर से चुनाव में उतरने वाले हैं। मतलब यहाँ पे ट्रंप जो है नवंबर में फिर से एक बार चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका में उतरने वाले हैं, और उनको इसलिए यहाँ पे फायदा होने वाला है कि उन्होंने इन दो देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिससे उन्हें फायदा हो सकता है नवंबर में आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को व्यक्तिगत रूप से बढ़ावा देंगे, जो कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, उनकी बात करें तो वो भी भ्रष्टाचार के मुकदमे को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो उनको भी राष्ट्रपति यहाँ पे जो ट्रंप है उनका बचाव करेंगे, और उनके जो भविष्य में जो प्रधानमंत्री की आने की चेष्टाएं हैं उनको सफल बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या ये बड़ा कदम है, और इस पर कुछ सवाल भी यहाँ पे बाकी है। कुछ कह रहे हैं कि ये बड़ा कदम है, लेकिन कुछ सवाल भी बाकी हैं। पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना, दूतावासों का आदान प्रदान और इजरायली यूएई की भी सामान्य व्यापार संबंध एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है, लेकिन इस बारे में अनिवार्य रूप से कुछ सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा है, कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना हो, चाहे दूतावास का आदान प्रदान हो, और चाहे वो इजराइल यूएई के बीच सामान्य व्यापार संबंध एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है, लेकिन इस बारे में अनिवार्य रूप से कुछ यहाँ पे सवाल उठते हैं। सवाल क्या है, जैसे कि क्या इस समझौते का पूरा फायदा साकार हो पाएगा, और क्या अन्य खाड़ी देश भी इसी तरीका का रास्ता अपना सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है इस समझौते को लेकर यहाँ पर दोस्तों। और यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि इस समझौते में क्या नहीं है, मतलब जो ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में हुआ है, इस समझौते के अंदर अभी क्या कमियां रह गई हैं। तो यह फिलिस्तीनियों के सवाल को हल करने की व्यापक शांति योजना से दूर है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने लंबे समय तक बढ़ावा दिया है। हालांकि इससे सभी पक्षों के लिए कुछ अल्पकालिक लाभ छिपे हैं, मतलब इस समझौते की वजह से कुछ ना कुछ अल्पकालिक लाभ हर किसी को मिलने वाले हैं। यहाँ पर है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की यहाँ पर अगर बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात के लिए यह कहना कठिन है कि उन्हें इसका तत्कालिक लाभ क्या है, मतलब यहाँ पे उनको तुरंत लाभ क्या मिलने वाला है। लेकिन बात यहाँ पे यह की जा रही है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध मजबूत हो जाएंगे, और इजराइल के समझौते से उससे महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और वैज्ञानिक लाभ भी मिल सकते हैं। तो इस समझौते की बदौलत जो संयुक्त अरब अमीरात को तात्कालिक लाभ तो ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आगे इन फ्यूचर में ये लाभ मिल सकते हैं, जिसमें आर्थिक सुरक्षा और वैज्ञानिक लाभ मिलने की बात यहाँ पे दोस्तों की जा रही है। इस अभियान मतलब इस समझौते को लेकर कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, उनकी आई प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। यहाँ पे यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि वेस्ट बैंक में कब्जे की कार्यवाही आगे ना बढ़े
यह अच्छी बात है और इजराइल यूएई के इस समझौते से मध्य पूर्व में शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। तो ये यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहाँ पे बयान आया। और अगर मिस्र के राष्ट्रपति का बयान देखा जाए तो मिस्र के राष्ट्रपति ने भी इस डील का स्वागत किया यहाँ पर। वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा है कि इस समझौते से रुकी हुई शांति समझौतों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो ये प्रतिक्रियाएं आई हैं वो इस समझौते को लेकर काफ़ी पॉजिटिव आई है, लेकिन इस समझौते को लेकर एक निगेटिव प्रतिक्रिया भी आई है जो ईरान देश से आई है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस समझौते को शर्मनाक यहाँ पे बताया है और गाजा और हामस में सक्रिय मिलिटेंट संगठनों ने भी इस डील को अपने लोगों की पीठ में छुरा भोंकने जैसी हरकत को करार दिया है। तो यहाँ पे जो ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसका यहाँ पे ये बयान आया है कि जो यह समझौता है वह हमारे लिए अपने लोगों की पीठ पे छुरा भोंकने जैसा एक समझौता है, इसलिए इस समझौते को शर्मनाक उन्होंने बताया यहाँ पे दोस्तों। तो ये थी तमाम चर्चा इस वीडियो को लेकर जो मैंने आपको दी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।